ग्रास फैमिली में कोटिलिडन को स्कूटलम कहते हैं, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में लेटरल होता है। स्कूटलम मोनोकोटिलिडन प्लांट में एम्ब्रियो के पार्ट में होता है, जो सीड को एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर एंड में रेडियल और रूट कैप एक अनडिफरेंशिएट सीड में इनक्लोज होती है, जो कोलियोराइजा कहलाती जाती है। कोलियोराइजा सीडलिंग के रूट सिस्टम का पार्ट होता है, जो रूट टिप और रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है। जब प्लांट सॉइल में प्लांट रूट एम्ब्रियोनल एक्सिस को वो पोर्शन जहां स्कूटलम अटैच होते हैं उस लेवल के अंदर वाला पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल मोनोकोटिलिडन प्लांट में एम्ब्रियो को पार्ट होता है, जो सीडलिंग के शूट सिस्टम के इनिशियल ग्रोथ सपोर्ट करता है। एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन है जो स्कूटलम के अटैचमेंट लेवल के अपर होता है। एपिकोटाइलम में शूट एपेक्स और कुछ लीव पेरिमीडियम्स होते हैं। एक हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर कोलेप्टाइल में इनक्लोज होता है। कोलेप्टाइल मोनोकोटिलिडन प्लांट में सीडलिंग के शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं, जो सीडलिंग के इनिशियल ग्रोथ स्टेज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह से एपिकोटाइल में शूट एपेक्स लीव्स ग्रास फैमिली में कोटिलिडन को स्कूटलम कहते हैं, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में लेटरल होता है। स्कूटलम मोनोकोटिलिडन प्लांट में एम्ब्रियो के पार्ट में होता है, जो सीड को एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर एंड में रेडियल और रूट कैप एक अनडिफरेंशिएट सीड में इनक्लोज होती है, जो कोलियोराइजा कहलाती जाती है। कोलियोराइजा सीडलिंग के रूट सिस्टम का पार्ट होता है, जो रूट टिप और रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है। जब प्लांट सॉइल में प्लांट रूट एम्ब्रियोनल एक्सिस को वो पोर्शन जहां स्कूटलम अटैच होते हैं उस लेवल के अंदर वाला पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल मोनोकोटिलिडन प्लांट में एम्ब्रियो को पार्ट होता है, जो सीडलिंग के शूट सिस्टम के इनिशियल ग्रोथ सपोर्ट करता है। एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन है जो स्कूटलम के अटैचमेंट लेवल के अपर होता है। एपिकोटाइलम में शूट एपेक्स और कुछ लीव पेरिमीडियम्स होते हैं। एक हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर कोलेप्टाइल में इनक्लोज होता है। कोलेप्टाइल मोनोकोटिलिडन प्लांट में सीडलिंग के शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं, जो सीडलिंग के इनिशियल ग्रोथ स्टेज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह से एपिकोटाइल में शूट एपेक्स लीव्स एंजियोस्पर्म में सीड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सीड एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव साइकिल का इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप करके सीड बन जाता है। इस सीड में एम्ब्रियो फूड रिजर्व और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। सीड को ऑफ्टन डिस्क्राइब किया जाता है एज अ फर्टिलाइज ओव्यूल, बिकॉज जब ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप होता है तो सीड बन जाता है। एक सीड टाइपिकली सीड कोट कोटिलिडन और एक एम्ब्रियो एक्सिस से बना होता है। कोटिलिडन एम्ब्रियो के सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली थिक और स्वेलन होते हैं, बिकॉज ये फूड रिजर्व को स्टोर करते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स में होता है। मैच्योर सीड नॉन एल्ब्यूमाइंस या एक्स एल्ब्यूमाइंस हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमाइनस सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जबकि एक्स एल्ब्यूमाइनस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नॉन एल्ब्यूमाइनस सीड जैसे पियर और ग्राउंडनट में रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता, क्योंकि ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को दोबारा हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के द्वारा एल्ब्यूमाइन सीड जैसे व्हीट, माइस, बार्ले और कस्टर्ड में एंडोस्पर्म एक हिस्सा बच जाता है, बिकॉज ये कम्प्लीटली कुछ सीड जैसे कि ब्लैक पेपर और बीटल्स और न्यूक्लियस के रिमेनेंट भी परसिस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब है कि इन सीड में न्यूसेलस के बचे हुए पार्ट भी सीड के डेवलपमेंट के बाद भी प्रेजेंट रहते हैं। इस रेजिडुअल और परसिस्टेंट न्यूक्लियस को पेरिस्पर्म कहते हैं।
जब ओव्यूल के इंटरटेग्यूमेंट हार्डर होकर टफ प्रोटेक्ट सीड कोट बन जाती है। जब सीड कोट बन जाती है तो माइक्रोपाइलर एंड में एक छोटा सा पोर या ओपनिंग बना रहता है जो माइक्रोपाइलर कहते हैं। जब सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में होता है तो माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन और वाटर सीड के अंदर एंटर करने में मदद करता है। जब सीड मैच्योर होता है तो उनके वाटर कॉन्टेक्ट रिड्यूस हो जाते हैं और सीड रिस्पेक्टिवली ड्राई हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। सीड के मैच्योरिटी के साथ उनका वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तकरीबन 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास रह जाता है। जब सीड मैच्योर होता है तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होती है तो एम्ब्रियो के जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। जब ओव्यूल सीड में मैच्योर होता है, जब ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, ये प्रोसेस ओव्यूल को सीड में और ओवरी को फ्रूट में ट्रांसफ़र करती है और ये ट्रांसफर कुछ सीड जैसे कि ब्लैक पेपर और बेटल्स में न्यूसेलस के रिमेनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि इन सीड में न्यूसेलस के बचे हुए पार्ट भी सीड के डेवलपमेंट के लिए बाद में प्रेजेंट रहते हैं। इस रेजिडुअल और प्रेसिस्टेंस न्यूक्लियस के पेरिस्पर्म कहते हैं। जब ओव्यूल्स के इंटेग्यूमेंट हार्डर होकर टफ प्रोटेक्ट सीड कोट बन जाते हैं। जब सीड कोट बन जाते हैं तो माइक्रोपाइलर एंड में छोटा सा एक पोर ओपनिंग बना रहता है, माइक्रोपाइलर कहते हैं। जब सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में रहता है तो माइक्रोपाइलर के थ्रू ऑक्सीजन और वाटर सीड अंदर एंटर करने में मदद करते हैं। जब सीड मैच्योर होता है तो उनका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और इसे रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। सीड की मैच्योरिटी के साथ उनका वाटर कंटेंट कम से कम लगभग तकरीबन 15 से 10% में मॉइस्चर बाय मास रिच हो जाता मास रह जाता है। सीड में मैच्योर होते हैं और डिहाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होती है तो एम्ब्रियो के जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जब ओव्यूल सीड में मैच्योर होता है तब ओवरी फ्रूट के डेवलप होती है। प्रोसेस ओव्यूल को सीड में और ओवरी को फ्रूट में ट्रांसफ़र करती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली प्रोसेस सीड होती है। जब ओव्यूल सीड में मैच्योर होता है तो ओवरी की वॉल डेवलप होती है, फ्रूट की वॉल फ्रूट में ट्रांसफ़र करता है और ये होता है जब ओव्यूल सीड में मैच्योर होता है तो ओवरी की वॉल डेवलप होती है फ्रूट की बॉल बनाने के लिए जो पेरिकार्प के नाम से जानी जाती है। फ्रूट फ्लैशी भी हो सकते हैं जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो ईटीसी या ड्राई भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड ईटीसी। बहुत सारे फ्रूट में सीड को डिस्पर्स करने के लिए इवॉल्व किया मैकेनिज्म है। अक्सर प्लांट में जब फ्रूट ओवरी डेवलप होता है तो दूसरे फ्लोरल पार्ट जैसे पिस्टल, सेपल्स, स्टेम और पिस्टल डिजनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और फ्रूट डेवलप होते हैं समय बाकी फ्लोरल पार्ट एक्टिव रहता है और फ्रूट के साथ विजिबल होता है। थैलमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे फ्रूट जिसमें थैलमस और दूसरे फ्लोरल पार्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं को फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट कहते हैं। अक्सर स्पीसीज में फ्रूट फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन के रिजल्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे भी होती हैं जिनमें फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। पार्थिनोकार्प फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उन्हें ऐसे ही कहा जाता है। बनाना एक अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रोथ हार्मोन्स की एप्लीकेशन से इंड्यूस किया जा सकता है। जब ग्रोथ थैलमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा फ्रूट जिसमें थैलमस और दूसरे फ्लावर पार्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं को फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट कहते हैं। अक्सर स्पीसीज में फ्रूट फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन के रिजल्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जिसमें फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं उनके ऐसे ही कहा जाता है। बनाना एक अच्छा एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। पार्थिनोकार्पी को ग्रोथ हार्मोन्स के एप्लीकेशन से इंड्यूस किया जा सकता है। जब ग्रोथ हार्मोन्स अप्लाई किया
जाता है तो ये प्रोसेस स्टिमुलेट होती है और फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। सीड एंजियोस्पर्म के लिए कई एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। पहले तो सीड का होना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को वाटर इंडिपेंडेंट बनाता है। सीड होना के लिए प्लांट ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। सीड की प्रेजेंस से प्लांट के पास बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी होती है। न्यू हैबिटेट में डिस्पर्सल के लिए ये सीड हेल्प करता है स्पीसीज के न्यू एरिया में कॉलोनाइज करने में। जब यंग सीडलिंग जर्मिनेट होते हैं तब उनका पास फर्टिलाइजेशन फूड रिजर्व होता है, उन्हें नर्समेंट प्रोवाइड करता है जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल नहीं हो जाते। थैलमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा फ्रूट जिसमें थैलमस और दूसरे फ्लावर पार्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं को फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट कहते हैं। अक्सर स्पीसीज में फ्रूट फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन के रिजल्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जिसमें फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं उनके ऐसे ही कहा जाता है। बनाना एक अच्छा एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। पार्थिनोकार्पिक को ग्रोथ हार्मोन्स के एप्लीकेशन से इंड्यूस किया जा सकता है। जब ग्रोथ हार्मोन्स अप्लाई किया जाता है तो ये प्रोसेस स्टिमुलेट होती है और फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। सीड एंजियोस्पर्म के लिए कई एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। पहले तो सीड का होना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को वाटर इंडिपेंडेंट बनाता है। सीड होना के लिए प्लांट ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। सीड की प्रेजेंस से प्लांट के पास बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी होती है। न्यू हैबिटेट में डिस्पर्सल के लिए ये सीड हेल्प करता है स्पीसीज के न्यू एरिया में कॉलोनाइज करने में। जब यंग सीडलिंग जर्मिनेट होते हैं तब उनका पास फर्टिलाइजेशन फूड रिजर्व होता है, उन्हें नर्समेंट प्रोवाइड करता है जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल नहीं हो जाते। हार्ड सीड कोट यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं जो वेरिएशन को लीड करते हैं। सीड हमारे एग्रीकल्चर को बेसिस है। सीड के डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी का होना सीड के स्टोरेज के लिए क्रूशियल बनाता है, जिससे उन्हें पुराने साल एज फूड इस्तेमाल किया जा सके और अगले सीजन में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी उसे यूज़ किया जा सके। बिना सीड के एग्रीकल्चर इमेजिन करने काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज सीड ही प्लांट की ग्रोथ के सोर्स होते हैं। सीड जब डिस्पर्स होते हैं तो उनका सर्वाइवल टाइम भी वेरी करता है। कुछ स्पीसीज़ में सीड की वाइबिलिटी कुछ मंथ के अंदर ख़त्म हो जाती है। कई स्पीसीज़ की सीड कई सालों तक वाइबल रहती हैं। कुछ सीड 100 ऑफ ईयर तक भी अलाइव रह सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि बहुत पुराने कुछ सीड बाइबल होते हैं। सबसे पुराने रिकॉर्ड को वो एक ल्यूपिन सीड है जो स्पेशली ट्यूम्पेनस आर्टिकस का जो आर्कटिक टंड्रा से एग्जिबिट किया गया है। ये सीड अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल तक डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट हुआ और फ्लावर भी खिला। इस रिसेंट रिकॉर्ड में 2000 साल ईयर पुराने बाइबल सीड को जो डेट पाम यानी फिनॉक्स था। ये हार्ड सीड कोट यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं जो वेरिएशन को लीड करते हैं। सीड हमारे एग्रीकल्चर को बेसिस है। सीड के डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी का होना सीड के स्टोरेज के लिए क्रूशियल बनाता है, जिससे उन्हें पुराने साल एज फूड इस्तेमाल किया जा सके और अगले सीजन में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी उसे यूज़ किया जा सके। बिना सीड के एग्रीकल्चर इमेजिन करने काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज सीड ही प्लांट की ग्रोथ के सोर्स होते हैं। सीड जब डिस्पर्स होते हैं तो उनका सर्वाइवल टाइम भी वेरी करता है। कुछ स्पीसीज़ में सीड की वाइबिलिटी कुछ मंथ के अंदर ख़त्म हो जाती है।
कई स्पीसीज की सीड कई सालों तक वाइबल रहती हैं। कुछ सीड 100 ऑफ ईयर तक भी अलाइव रह सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि बहुत पुराने कुछ सीड वाइबल होते हैं। सबसे पुराने रिकॉर्ड को वो एक ल्यूपिन सीड है जो स्पेशली ट्यूम्पेनस आर्टिकस का जो आर्कटिक टंड्रा से एग्जिबिट किया गया है। ये सीड अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल तक डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट हुआ और फ्लावर भी खिला। इस रिसेंट रिकॉर्ड में 2000 साल ईयर पुरानी बाइबल सीड को जो डेट पाम यानी फिनॉक्स था, ये